अपन ने चाणक्य चाणक्य अर्थशास्त्र के बारे में बातें की थी। तो उसी श्रृंखला में अभी अपन एक दो एपिसोड मनोरंजन के ही करेंगे। आज एक मनोरंजन प्लस में एक ज्ञानवर्धक आपको एक बताना है चीज, उसका हम अपन जिक्र करेंगे। तो आज ये अध्यात्म से भी बड़े अच्छा तरह से, वैसे देखकर तो बहुत जबरदस्त तरीके से जुड़ा हुआ है। और ये जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक में आज अपन लेंगे कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील और राक्षस तालाब। यानी इसको संयुक्त रूप से कैलाश मानसरोवर के नाम से प्रसिद्ध है। बहुत लोग इसकी यात्रा करने के लिए जाते हैं और वो बड़े सौभाग्यशाली है जो वहां पर यात्रा करके आते हैं। उनसे ज्यादा सौभाग्यशाली वो है जो वहां पर कुछ समय व्यतीत करते हैं। उनसे भी ज्यादा सौभाग्यशाली वो है जिनको मौका मिले वहां पर महीनों महीने रहने के लिए। उनसे भी ज्यादा सौभाग्यशाली वो है जो बहुत लंबा समय वहां पर अपने, क्या बोलते हैं उसको, जो ध्यान, हाँ, ध्यान लगाने के लिए जो समाधि जो स्थिति होती है ध्यान की, उसका उद्देश्य के लिए वहां पर गए हैं। तो उनसे भी ज्यादा भाग्यशाली वो है। जैसे वो पांडव थे, वो अंत में शरीर देह त्याग के लिए हिमालय में चले गए थे वो, है ना, और अंत में बर्फ में भी वो विलीन हो गए थे। तो उस प्रकार का उद्देश्य लेके भी बहुत लोग जाते हैं कैलाश मानसरोवर में, और अंत में फिर वहीं फिर वो विलीन हो जाते हैं। तो इसको थोड़ा समझने के लिए ना आपको बहुत ही ज्यादा वो थोड़ी जरूरत पड़ेगी। पहले ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अपन देखेंगे तो ये तिब्बत का एक भाग है, और तिब्बत क्योंकि चाइना के कब्जे में है तो एक चाइना का ही भाग मान लीजिए। तो ऑफिशियली तो आपके है जो अपने को टूरिस्ट के हिसाब से कोटा मिलता है। बीच में चाइना के साथ में 2021 में तो तनातनी हो गई थी, तो वो बंद कर दिया था। पहले खुला था सुषमा स्वराज जी के टाइम में, अब फिर थोड़ा चाइना से संबंध अच्छे हुए हैं तो अब फिर खुले हैं। सुना है कि वो 500 व्यक्तियों के लिए परमिशन दे दी उन्होंने, और फिर यहाँ से टूर पैकेज जाते हैं। तो एक तो हाई एल्टीट्यूड पर है वो, ऊंचाई काफी है, तो उस हिसाब से पहले फिटनेस जरूरी होती है मेडिकली। तो डॉक्टर्स की टीम साथ जाती है, एक सर्टिफिकेट अपने को लेना पड़ता है, फिर पासपोर्ट आपकी जरूरत पड़ेगी, फिर वीजा चाहिए कैलाश मानसरोवर के लिए। तो उसके दो तरीके हैं। एक तो आप बाकायदा एयर होके जाओगे, तो दिल्ली से फ्लाइट जो भी है संघाई वगैरह या चोंगचिंग वगैरह या कहीं पर भी उतरो, लासा में उतरो सीधे, वहां से फिर वहां पर कैलाश मानसरोवर आओ। दूसरा तरीका है वाया नेपाल होके, आप नेपाल में चले जाओ। आपके नेपाल में आपको वहाँ कोई जरूरत नहीं है, नेपाल की पासपोर्ट वीजा की जरूरत नहीं है। लेकिन नेपाल से फिर वहां जाने के लिए आपके पास पासपोर्ट आना चाहिए, इंडियन हो चाहे नेपाली हो, और साथ में वीजा होना चाहिए। तो आप बाकायदा हेलीकॉप्टर से भी वहां जा सकते हैं, हेलीकॉप्टर सर्विस भी है, और नेपाल से बस सर्विस भी है, और भारत से भी आपके बस सर्विस है, समझ गए आप। और आप पहाड़ी रास्ते से भी जा सकते हो, सभी तरह के साधन है। तो बाई एयर भी जा सकते हैं आप, और बस में वगैरह से जाएंगे जाएंगे तो अपने सिक्किम में नाथुला दर्रा है, वहां पर अपनी बॉर्डर पोस्ट बनी हुई है, वहां से आप पैदल प्रवेश करेंगे अंदर, यानी बसें मान लो। तो वहां से बसों से आप जाएंगे तो पूरे तिब्बत को, पठार को पार करके सिक्किम से वापस नेपाल में यहाँ तक पहुंचेंगे। तो वो करीब यहाँ से मतलब दिल्ली से ही मान लो अपन, दिल्ली से पहले आप सिक्किम जाएंगे नाथुला दर्रा, तो 500-600 किलोमीटर ये, आगे फिर उतना ही प्लेन, वो 500-600 किलोमीटर की सड़क है, और आप एन वहां पर जो मानसरोवर झील है उसके किनारे वहां पर आपको उतारे जाएंगे। वहाँ टेंट में होटल बने हुए हैं दुनिया भर के, सब इंटरनेट वगैरह सिस्टम, पेटीएम वेटीएम सारी सुविधाएं हैं। कहाँ है ये सुविधाएं? ये कैलाश जो मानसरोवर जो झील है ना उसके किनारे है। कभी आप सोच रहे जिलो कैलाश में पहुंच गए, कैलाश की यात्रा तभी मैं आपको करवाऊंगा मैं, थोड़ा धैर्य रखो। और दूसरा, अपने काठ गोदाम होके हिमाचल प्रदेश से वो पैदल रास्ता है पहाड़ियों वाला, वो शॉर्ट है ना, आप 4-5 दिन की यात्रा में यहाँ से पहुंच जाते हैं। लेकिन वो पहाड़ियों में वो पगडंडिया से वहां से गुजरना पड़ता है, तो जो थोड़ा शारीरिक रूप से कमजोर है उनको खतरों खतरों का उपयोग करना पड़ता है। फिर वहां से जो अपने तिब्बत का बॉर्डर है वहां पर भी अपनी पोस्ट बनी हुई है, वहां पर अपना पासपोर्ट वीजा वगैरह चेक करो और अंदर प्रवेश कर जाओ। तो वहां से तो बहुत ही नजदीक है, कोई 30-32 किलोमीटर होगा, बाकी ज्यादा नहीं है वो, आप बाकी तो एग्जैक्ट चेक कर लेना कितना है, 50-60 हो गया, 30-32 किलोमीटर। अच्छा, फिर इनके टूर है तो रूट के हिसाब से वो देते हैं टूर परमिशन। तो पूरी अकेले नहीं जाएंगे आप, ग्रुप जाएगा, ग्रुप के साथ डॉक्टर वोक्टर जाएंगे, तो आप पर बहुत प्रतिबंध है। अब वो ग्रुप वाले जिस क्या नाम, पैदल यात्रा से आपको जो अपने कैलाश पर्वत है उसकी परिक्रमा करवाएंगे, और वो वहां पर मानसरोवर झील में आपका स्नान करवाएंगे,
पास में जो राक्षस तालाब है ना, आप चाहो तो वहां पर भी जाओ, वो भी एकदम टच करता ही है, थोड़ी सही है वो, है ना, तो उसका उसका खारा पानी है। और वो देखो आप, जल स्रोत एक ही है दोनों में ही, जल स्रोत कैलाश जो पर्वत है ना, वहीं से आता है। और वो वही जल आपका इसमें आ जाएगा, क्या नाम, मानसरोवर में। मानसरोवर का जल तो अमृत समान एकदम। और उसके जीव जंतु भी, जो उसमें मछलियां वगैरह, पक्षी, जो राजहंस जिनको बोलते हैं ना, राजहंस, सफेद रंग का जो पक्षी होता है, जिसके जोड़े के बारे में प्रसिद्ध है कि वो बहुत ही प्रेमी जोड़ा होता है। एक जोड़ा में से एक अंश गुजर गया तो दूसरा स्वतः ही प्राण त्याग देता है। इस प्रकार की किंवदंती है, लेकिन वो कुछ ये नेशनल ज्योग्राफिक जो चैनल है वो भी दिखाते हैं इस प्रकार की चीजें। तो वहां पर जो जो पानी की नमी से मानसरोवर झील के चारों तरफ जो पेड़ पौधे हैं, छोटे मोटे पेड़ भी हैं, जड़ी बूटियां से फ्लोर फ्लोर वगैरह फूलों की सुंदर दृश्य, अति मनमोहक, अति मतलब, पृथ्वी पर अगर कहीं पर भी स्वर्ग है ना, पृथ्वी पर आपको साक्षात स्वर्ग देखना है तो वो है मानसरोवर झील के किनारे। वहां पर आपको जल भी है, सब चीजें। और बाकी देखो, अपने स्वभाव के हिसाब से, टूरिस्ट के हिसाब से आप जाएंगे ना, तो आपको एक वो थोड़ा सा पानी की झील दिखाई दे रही है और उसमें बोटिंग आप कर रहे हो और उस प्रकार से, तब तो मानसरोवर झील है। और आध्यात्मिक रूप में जा रहे हो तो साक्षात शिव के तो दर्शन आपको करने हैं, तो कैलाश पर्वत के आपके पास जाना पड़ेगा। अच्छा, अब बहुत से लोगों का आइडिया ही नहीं हो कैलाश पर्वत है कितना बड़ा। कैलाश पर्वत का सरकमफ्रेंस जो आप उसको चारों तरफ से मेजरमेंट करेंगे तो करीब ये 50 से 60 किलोमीटर का दायरा पड़ता है। समझ गए ना? 50 से 60 किलोमीटर का दायरा, आप अंदाजा यही लगाओ कि राजस्थान में यहाँ पर रह रहा हूँ ना, तो आप ये मान लो भी जयपुर सिटी मानो आप, जयपुर सिटी के बाहर जो रिंग रोड बनी हुई है ना, उस पर आप चक्कर लगाओ। अगर वो 50-60 किलोमीटर के लगभग है ना, तो आप ये मान लो कि कैलाश मानसरोवर के नजदीक से नजदीक जाकर अपन उसकी परिक्रमा करें, तो इतनी उसकी जड़ है, फिर वो ऊपर जाके शिखर उसका बना हुआ है। हाइट कितनी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। कैलाश पर्वत की हाइट कितनी है, नोट करो आप इसको, 6,666 मीटर। गौर करना आप इसको, नोट कर लिया? अच्छा, उत्तरी ध्रुव से कैलाश पर्वत की दूरी कितनी है, नोट करो, बड़ी जोरदार जबरदस्त संख्या है, 6,666 किलोमीटर। आया मजा? वेरी गुड। अब दक्षिणी ध्रुव से उसकी दूरी नोट करो, नोट करो, फिर आप पछता जाओगे या इंटरनेट पे सर्च करनी पड़ेगी। एग्जैक्ट इसका दोगुना, 6,666 किलोमीटर का दुगना हो गया 13,000, कितना बन गया, 13,000, 6,500 का तो हो गया 13,000, फिर 166 का हो गया 332, यस, 13,332 किलोमीटर दूरी किसकी, दक्षिणी ध्रुव से कैलाश पर्वत के बीच का जो अपन सेंटर लेंगे वहां की दूरी है ये। यानी कैलाश पर्वत इस पृथ्वी के ग्लोब में कहां पर स्थित है, ये पूरी दूरी का, दोनों ध्रुवों की पूरी बीच की दूरी का 1/3 हिस्सा उत्तरी ध्रुव से और 2/3 हिस्सा दक्षिणी ध्रुव से। क्या गजब अर्थमेटिक, मतलब उसकी लोकेशन है यार, गजब। मतलब संसार में आपको कोई भी प्राकृतिक संरचना है ना, इतनी एग्जैक्ट लोकेशन पर नहीं मिलेगी। और एक चीज और बता दूं आपको मैं, प्रकृति हमेशा उसी नियम का समर्थन करती है, वही नियम सर्वव्यापी होती है, उसी नियम से बनी हुई चीजें सबसे ज्यादा स्थायी होती हैं, जिनमें सरलतम अनुपात हो, सरलतम, सिंपलेस्ट अनुपात। उदाहरण के लिए, जितने भी कंपाउंड है ना, उनमें सबसे सरल संरचना जल की होती है। जल को केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, H2O। अगर आप एटम्स की संख्या इसमें देखेंगे, दो हाइड्रोजन की, एक ऑक्सीजन का, तो संख्या के हिसाब से इसका रेशो क्या हो गया, 2:1। अगर आप बाई वेट इसका वो क्या नाम अनुपात निकालेंगे, तो पहले हो गया ये 2:16, फिर उसको और सरल कर लो तो 1:8, यानी 1:8। पॉइंट पॉइंट नहीं है बीच में। ये देखो आप, इतना सिंपलेस्ट मतलब अर्थमेटिक है। तो जितने भी आपके कंपाउंड है यौगिक है, उनमें सबसे स्थायी जल है, गैस से बना हुआ वो, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस से, वहां से वो तरल अवस्था में आ गया वो, ठीक है ना, और सबसे स्थायी है वो। बाकी आपके और जो कंपाउंड है ना, वो टाइम के हिसाब से डिके हो जाएंगे और हो जाएंगे, वो सब चीजें हो जाएंगी, परिवर्तन होता है। जल सबसे ज्यादा स्थायी कंपाउंड है।
कितनी आश्चर्य। अब देखो, जीवन का स्रोत भी जल ही है, तो भगवान ने जो जीवन की, जिसको हम जीवन बोलते हैं, उसकी संरचना की सबसे स्थायी तत्व है, ताकि जो ईश्वर के द्वारा रचित जो जीव जंतु है ना, वो परेशान ना हो, कहीं पर भी जल मिल जाएगा। और जितने जल के जो अद्वितीय गुण है ना, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, सर्वसुलभ करने के लिए भगवान ने इसको ऐसा बनाया कि आपको ठोस में भी मिल जाएगा, बर्फ में, या आपको तरल में भी मिल जाएगा जल की अवस्था में, या आपको गैस के रूप में मिल जाएगा बादल की अवस्था में। तो ये कहीं पर भी जा सकता है, बादल के द्वारा जल कहीं पहुंच गया, वहां पर बरस गया, पानी पहुंच गया, है ना। तो बाई एयर बोलते हैं, आपको एयर लिफ्ट होके जल वहां पर जा रहा है पशु पक्षियों आदमियों के लिए पीने के लिए। तरल रूप में जा रहा है आपके नदियों वगैरह में, फिर अंत में समुद्र में मिल गया, कितने जीव जंतु पलते हैं उस पर। और ठोस रूप में आप इसको बर्फ, अच्छा उसमें भी मजेदार चीज है, वो ठोस ऐसा है ना, जो तरल पर तैरता है। बाकी है आपको तो दुर्लभ चीज मिलेगी। दूसरा, शायद ही ऐसा कोई पदार्थ है जो ठोस अवस्था की स्थिति वाला तरल अवस्था में तैरता हो। उदाहरण के लिए जैसे लोहा ले लो आप, लोहे को आप मेल्ट कर लो तो वो तरल हो गया। अब लोहे का एक पिंड लो, उसमें डाल लो आप, किसमें, उस तरल लोहे में ठोस वाली गेंद, वो तुरंत डूब जाएगी, वो पिघलित है वो उसकी गर्मी से। ऐसे आप रोज रात दिन देखते हो, आप घर में पानी का गिलास ले लिया, शरबत ले, ऊपर से बर्फ डालते हो, बर्फ उसमें तैरती है। तो क्या नाम, 1/10 उसका हिस्सा ऊपर तैरता है, और 9/10 भाग उसका, यानी एक हिस्सा बाहर रहता है, 9 हिस्से अंदर डूबा रहता है वो। तो ये भी एक बड़ा वैज्ञानिक सिद्धांत है, ये भी बड़ी काम की चीज है, समझ गए ना। ये काम की चीज आपके आगे चलो जिस दिन काम आएगा ना, उसके लिए वो, ये क्या कि जैसे समुद्र का खारा पानी है, और जो किसी ग्लेशियर से या दक्षिणी ध्रुव पर या उत्तरी ध्रुव पर, जहाँ पर ये व्यापारी वगैरह सामान वगैरह लेके जाते हैं, या जो भी और जाते हैं आदमी, तो काम वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए या और इस प्रकार से, तो वो उनका मतलब पोर्टेशन, एक जगह से दूसरी अधिक मात्रा में बर्फ ले जाने की, पानी जल लगाने की, वो उस पिंड को वहां से वो तोड़ेंगे, जहां पर वो कौन सा जल जो बरसात का, जैसे दक्षिणी ध्रुव है, तो दक्षिणी ध्रुव में अपन जैसे जैसे नजदीक जाएंगे ना, तो समुद्र का जल भी जम जाता है। फिर उसको काट के दक्षिणी ध्रुव पर जमीन है, आपको ये पता होना चाहिए, दक्षिणी ध्रुव है ना, वहां पर जो अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, ये जमीन है वो, उसके ऊपर बर्फ जमी हुई है। ऊपर वाली बर्फ कहाँ से आई है, वो सब वायुमंडल से, वहां पर जैसे हिमालय में बर्फ जमती, मीठा पानी है वो सारा का सारा, वो जो जमीन पर जमा हुआ है। समुद्र, तो समुद्र का जल जमा है, तो वो तो खारा पानी है। तो मीठे पानी के वहां से ना, वहां से ग्लेशियर पहाड़ से तोड़ लिया बर्फ का, उसको घसीट के ना, अच्छा फिसलती बहुत आसानी से ले आए समुद्र में, पानी में। अच्छा उतना बड़ा वो कहाँ लटका है जहाज में, तो जो भी है उसमें किले विले ठोक कर, उसमें हुक लगा कर चेन से बांध लेते हैं जहाज के पीछे। जहाज आगे चलता है और वो बर्फ का पिंड उसके पीछे पीछे चलता है, ले जाओ उसको हजारों किलोमीटर दूर ले जाओ, वो इतना पिघलता था है नहीं वो। वहां पर आप उसको पानी के रूप में परिवर्तित, टैंक भर लो और भर लो। अब तो प्रोग्राम चल रहा है कई देशों में भी, वो बर्फ का पानी, ये भी चल रहा है, शायद शुरू कर दिया होगा। ये खाड़ी देशों में पानी वानी की बड़ी समस्या रहती है, बरसात नहीं होती, समुद्र वो खारा होता है, तो वो पानी वानी के लिए मतलब ऑपरेशन करते हैं, बिजली जलाते हैं, या जो भी धूप वूप से वो सिस्टम है, तो चल रहा है उस पर प्रोजेक्ट, मुझे लगता है कर भी दिया होगा उनका। ये भी दक्षिण ध्रुव से बर्फ का बहुत बड़ा पहाड़ लाएंगे तोड़ के, अच्छे क्या नाम, समुद्री जहाज में तो और सामान भर लेंगे, मालवाहक जहाज में, और वो पीछे लटका देंगे, जैसे वो कार के पीछे आपने कोई थैली में सामान लटका के सड़क पर घसीट के ले जाएंगे, वैसे समुद्र में लेके जा रहे हैं, खाड़ी देशों में बेच रहे हैं या बेचेंगे आगे, जिसका भी प्लानिंग है ना। तो इस प्रकार से वो ये मतलब अद्वितीय क्वालिटीज है जल की। तो अब क्या बात थी वहाँ, तो ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है ना आपकी कैलाश पर्वत की, वो इतनी है, उसको दोनों ध्रुवों की यानी दोनों ध्रुवों की जो पूरी जो परिधि का आधा है ना, उसमें आप रेशो लेंगे तो 1:2 है। एक भाग वो उत्तरी ध्रुव से दूरी पर है, और 2 भाग दक्षिणी ध्रुव से दूरी पर है। फिर आओ जी आप, उसका पहले उसकी विलक्षण प्रकृति है ना, शिव भगवान ने, है ना, कैलाश को अपना निवास स्थान क्यों चुना था, है ना, इसका कारण आपको पता लगेगा। अच्छा, आकृति मैंने आपको बताई थी। अच्छा, जब आप, मैं गया नहीं हूं, मैं जाऊंगा, मेरी तमन्ना है, दो बार जाऊंगा। एक बार तो वैसे भाई ऑफिशियली वीजा वीजा लेके, और वैसे जाएंगे, और दूसरी बार वो मैं वीडियो पर डिक्लेयर नहीं कर सकता लेकिन मैं दूसरा तरीका भी, कभी आप गोपनीय बात करेंगे तब आपको बताऊंगा, वरना अन्यथा वो उसमें स्ट्राइक आ जाएगी लीगली।
लेकिन वैसे आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूँ मैं, हजारों लाखों की संख्या में जो नेपाल में रहने वाले जो लोग हैं ना, तिब्बत के बॉर्डर पर इधर अपने, तो नेपाल ही पड़ता है बॉर्डर, तो अपना हिंदुस्तान तो टच सिक्किम में जाके लगता है वहां पर। तो वो उजड़ जंगली रास्तों से जाते हैं, साधु सन्यासी टाइप के लोग भी हैं, वो जो जोड़ी बेटियां इकट्ठी करते हैं, तो वो बॉर्डर क्रॉस करके इलीगली वो चले जाएंगे तिब्बत में। वो कैलाश पर्वत के चारों तरफ खूब घूमते हो, और मानसरोवर झील में वहां पर उन पहाड़ों के जो भी जड़ी बूटियां हैं वहां पर इकट्ठी करके लाते हो। उनके रास्ते हैं अपने, वो झाड़ियों वाड़ियों में से जैसे निकलते हैं, पेड़ पौधों में से, रात दिन का काम, हजारों की संख्या में जाते हैं। और मैंने तो भाई क्या नाम है, अभी तो कैलाश की यात्रा केवल यूट्यूब में जो वीडियो है, हेलीकॉप्टर वाले हैं, पैदल यात्री जो अपने मोबाइल से बनाते हैं वीडियो और अनुभव है, वो देख के, फिर इसमें लिटरेचर बहुत उपलब्ध है आपको, उसका जो वैज्ञानिक स्ट्रक्चर है ना, माउंट जो दुनिया के लोग, बहुत लोगों ने इस पर रिसर्च किया है, उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना है, किस हाइट पर कितना है, उसका अपने शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, दुनिया भर की रिसर्च कर, आप भी इसमें इंटरेस्ट हो तो आप पूरा इसकी रिसर्च कर सकते हो। तो कैलाश मानसरोवर के बाहर ना परिक्रमा लगाने के लिए दो परिधियां बनी हुई है। एक को इनर वो परिधि बोलते हैं, अंदर वाली, है ना। तो वो क्या कि कैलाश पर्वत के बिल्कुल नजदीक होकर गुजरती है, वो थोड़ा सा उबड़ खाबड़ रास्ता है, कुछ बीच में छोटी छोटी पहाड़ियां सी आ जाती है। तो जो ट्रैकिंग वैकिंग में एक्सपर्ट है ना, वो उसकी परिक्रमा आसानी से कर सकते हैं, युवा लोग हैं वो है। और बाकी कोई हिम्मती हो तो वो तो भाई किसी उम्र में भी अपनी हिम्मत कर सकता है। दूसरा जो आउटर ट्रैक है, फिर बीच में पहाड़ियों की सी एक दीवार आ जाती है, फिर एक रास्ता और बनता है वहां से, वो बड़ा रास्ता है, वो थोड़ा इजी है, पहले वाले की तुलना में ज्यादा स्मूथ है। तो वहां पर तो जो यहाँ से मेडिकली फिट होते हैं, यात्रा करते हैं, तो अमूमन वो उसी में ही वो परिक्रमा पूरी करके आते हैं। तो जब उन पहाड़ियों से आप गुजरते हैं ना, तो उस दूसरे बाहर वाली जो है ट्रैक और अंदर वाली ट्रैक के बीच वाली पहाड़ियों में बाहर, उनमें ना दुनिया भर की गुफाएं हैं। और मतलब काउंटिंग किसी व्यक्ति ने की होगी, डाटा पड़ा है सारा इंटरनेट पर, लगभग 1500 गुफाएं हैं, 1500, 1500 गुफा। तो मान लो कि एक एक गुफा में एक एक सन्यासी नहीं सोचता भी मैं अकेला ही इस गुफा के अंदर अपनी मतलब साधना करूंगा, है ना। तो भी 15 से व्यक्ति तो एट ए टाइम वहां पर साधना कर सकते हैं। अच्छा, फिर गुफा का कोई अंत थोड़ी है, घुसते जाओ अंदर आप। अच्छा, गुफा का क्या सिस्टम है ये भी आपको पता होना चाहिए। गर्मी सर्दी कुछ है ना, एयर कंडीशन होती है गुफा एकदम से, एयर कंडीशन। अब एयर कंडीशन कैसे, वो बिजली वाला एयर कंडीशनर नहीं, गुफा के बाहर आप खड़े हैं तो वातावरण का जो टेम्परेचर है, तो वैसे कैलाश पर्वत पर तो हमेशा ही बर्फ जमी रहती है शिखर पर। और बाकी क्या है कि जैसे बरसाती मौसम होता है ना, उस प्रकार से नमी सी रहती है, बादल बादल भी होते हैं, आसमान बिल्कुल साफ भी हो जाता है। और अमूमन कैलाश पर्वत के शिखर के ऊपर तो ना बादल हमेशा ही घुप रहते हैं, कभी कभार कोई दुर्लभ तिथि को ही ना कैलाश पर्वत का शिखर दिखाई देता है। बाकी तो एकदम जैसे बादलों के ऊपर निकला हुआ शिखर है ना, इस प्रकार से दिखाई देता है वो। अच्छा, फिर क्या है कि हेलीकॉप्टर से आप उसके ऊपर से नहीं निकल सकते, इसलिए नहीं निकल सकते, हाइट है उसकी 6,600 क्या नाम 66 मीटर है वो, फिर उसको फुट में करो तो 6 की 18, ये 20-22 हजार फीट पर जो प्लेन उड़ता हो ना, वही उसके ऊपर से गुजर सकता है। अच्छा, फिर वो चाइना गवर्नमेंट ने प्रतिबंधित कर रखा है, इस प्रकार से एक दो व्यक्तियों ने कुछ कोशिश की होगी, वो गिर गिरा के थे, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड इतना स्ट्रांग है, तो उसके नजदीक से प्लेन जाएगा तो उसका सारा सिस्टम ही वो जो, तो इलेक्ट्रॉन्स में है तो सारा मैग्नेटिज्म, तो उसके कंपास वंपास है ना, वो सारे घूम घाम के उल्टे पुल्टे हो जाते हैं। तो बरमूदा जो ट्रायंगल है, आपने नाम सुना होगा, ये अमेरिका के थोड़ा सा इधर राइट साइड में मैक्सिको की खाड़ी में है, ये मैक्सिको और अमेरिका के बीच में। तो वहां पर क्या है कि त्रिभुजाकार एरिया है, रचना नहीं है कुछ, वो है ट्रायंगल इसलिए बोलते हैं, त्रिभुजाकार आकृति का है। तो उसके अंदर से बोलेंगे आज तक एक भी जहाज, समुद्री जहाज है ना, उसके अंदर से सही सलामत निकल नहीं पाया, बाहर नहीं, गायब हो गया वो। और कई बार वो बच बचा कर अंदर से बाहर भी निकला ना, तो जीवित जो भी चीजें थी ना वो सारी गायब है। जैसे आदमी है तो आदमी सारे गायब मिलेंगे, पशु पक्षी के थे वो भी गायब मिलेंगे। और उसके ऊपर से भी नजदीकी हाइट से, तो वहां से भी कोई ऊपर से वायुयान गया तो वो भी दम से दम धड़ाम नीचे गायब, पता ही नहीं लगता उसका तो कहाँ गया वो। ऐसे अमूमन चीजें तो डूब ही जाती हैं। तो क्या नाम है, इस प्रकार से उसके नजदीक से भी अगर समुद्री जहाज गलती से भटक के चला गया, तो जैसे ब्लैक और लाइट को खींचता है ना, जैसे बरमूडा ट्रायंगल उसको खींच के ना अंदर अपने आप अंदर वो समाहित कर लेता है। तो इस पर भी बड़ी रिसर्च हुई है। तो दुनिया भर के जो वैज्ञानिक डाटा उपलब्ध हुए थे, तो उन्होंने ये कहा भी इस जो इसमें डेप्थ के अंदर, क्योंकि किसी की आज तक हिम्मत ही नहीं हुई कि कोई परमाणु पनडुब्बी है इस प्रकार के पनडुब्बी भी लेके जाएगा, तो वो भी आई नहीं बाहर।
तो डरता वहां कोई जाता ही नहीं। तो जो भी उन्हें आजकल तो सैटेलाइट है, सैटेलाइट से वो जमीन के अंदर की सर्च करते हैं, अर्थ सैटेलाइट बोलते हैं, मटीरियोलॉजिकल जो जिनमें सॉफ्टवेयर होते हैं, जमीन के अंदर भूगर्भ शास्त्र वाले जो, तो उनसे उनको पता लगा यार वहां पर क्या है कि अंदर से ना वो समुद्र नीचे इतना गहरा है कि अंदर से बिल्कुल ब्लैक हो गया, वो इतना डीप है वो। और उसके अंदर से वहां पर कुछ क्या है कि अंदर जो जो भी लावा हुआ और पृथ्वी के अंदर में है ना, वो ऐसा पदार्थ है बहुत ही वेरी हाई डिग्री ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उसके पैदे में है। बर्म तो समुद्र के नीचे कहीं ना कहीं जमीन तो आती है ना। अधिकतम तो 11 किलोमीटर ही गहरा है समुद्र, जो मरियाना ट्रेंच जिसको बोलते हैं, गर्त। मरियाना गर्त जो समुद्र के अंदर जो सबसे गहरा गड्ढा है, जो मरियाना गर्त है, उसकी डेप्थ है 11 किलोमीटर। अंदाजा लगा लो आप, 11 किलोमीटर दूर सड़क पर चलते हो ना, इतने उसी कार की स्पीड से अंदर जाएंगे ना, तब आप उसके पैंदे पर पहुंचेंगे। संभव ही नहीं है इतनी डेप्थ पर, तो सब पनडुबिया उसके वाटर प्रेशर से सब कचुमर निकल जाता है। आज तक ऐसी कोई पनडुब्बी है ना, टाइटन जो हार्डेस्ट मटेरियल बोलते हैं ना, तो एयरप्लेन वगैरह में या हार्डेस्ट टंगस्टन मान लो आप, टाइटन हल्का होता है इसलिए एरोप्लेन वगैरह में यूज करते हैं, मजबूत होते हैं। टंगस्टन वो भारी भी होता है, जो बल्ब का फिलामेंट है, इतना तेज प्रकाश चलता है तब भी वो पिघल के जड़ता नहीं है वो। तो वो भी कच्चों में निकल जाता है। तो कहने का मतलब पृथ्वी के अंदर ही ना ऐसी जो पृथ्वी की संरचना है, वहां पर जो मटेरियल है, जब लावा, वो लावा रूप में मान लो, ठोस रूप में मान लो, एक बार तो ठोस ही होएगा, अंदर फिर लावा होगा उसको, तो जबरदस्त उसका मैग्नेटिक इफेक्ट है। वैसी संरचना ना, जब जो लोग वहां पर गए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से रिसर्च करने के लिए, वो कहते हैं कि कैलाश पर्वत का जो, तो पर्वत वाला जो भाग है ना पहाड़ का, वो जो सॉलिड भाग है, तो ये बने कैसे हैं पर्वतीय, ये पृथ्वी के अंदर से पैदा हुए हैं। यंगेस्ट क्या नाम है ये, पहाड़ों की श्रृंखला है। हिमालय सीरीज जो है वो यंगेस्ट पहाड़ की सीरीज है पृथ्वी से बनने वाली। उससे पुराना तो अपना अरावली पर्वत है, ये जो राजस्थान से होकर दिल्ली तक जाता है, ये बहुत पुराना, ये लावा से बना हुआ है। वो है तो वो लावा टाइप ही, लेकिन उसमें कीचड़ विचड़, इस प्रकार मिट्टी वगैरह, तो हिमालय पर्वत भी इतने पेड़ पौधे तभी तो है। पहाड़ों के अंदर ही आपको ये उपजाऊ मिट्टी, दोमट मिलती है, वो मिलती है, उसी के अंदर पत्थर की चट्टानें हैं। वो नदियों से बहता तो एकदम कीचड़ कीचड़ रंग का पानी निकलता है शुरुआत में, हिमालय से जो निकलता है बरसात का, जो पहाड़ घुल के आते हैं, बर्फ पिघल के आती है, वो होगा, फिर अंदर दोनों मिक्स हो जाते हैं, फिर वो धीरे 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 शिल्ट के रूप में वो कीचड़ जमा होता रहता है अपने, क्या नाम, हरिद्वार में सबसे पहले भू जमीनी स्तर पर यानी मिट्टी के स्तर पर गंगा जी वहीं अवतरित हुए थे। उससे पहले तो वो पहाड़ों ही पहाड़ों में चलते हैं वो, तो यहीं पर ही सबसे बड़ा तीर्थ स्थल ये हरिद्वार में यहाँ पर बना था। तो यहाँ पर भी क्या है कि वो मटमैला सा ही पानी आता है। हाँ, सर्दियों में बरसात बरसात नहीं यार, शुद्ध बर्फ का पानी आता है ना, तब वो बिल्कुल अच्छा पानी ट्रांसपेरेंट होता है, एकदम पारदर्शी। तो अपन कहाँ थे और कहाँ पहुंच गए, हाँ चलो ये बड़ी अच्छी बात है। कैलाश पर्वत से जो प्रमुख बड़ी नदियां हैं, है ना, वो कैलाश पर्वत से पिघलने वाली बर्फ और उसके चारों तरफ जो पहाड़ियां हैं उनसे पिघलने वाली बर्फ से जो चार प्रमुख नदियां बनती हैं उसमें से, तो और बड़ी बड़ी नदियां हैं दो, तो एक तो सिंधु नदी है, जो कैलाश पर्वत से होकर निकल के फिर ऊपर हिमालय में जाके फिर घूम घाम के भारत से श्रीनगर वहां से गुजरती हुई फिर पाकिस्तान में गुजरती है, और फिर पूरा पाकिस्तान क्रॉस करके सिंध में जाके वहां पर कराची में समुद्र में विलीन होती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी नदी है ना। इस सिंधु के नाम से ही तो अपना हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान का नाम पड़ा था ये। तो उधर से जो लोग आते थे इराक ईरान वगैरह से, तो जमीनी यात्रा करके मध्य एशिया से, तो सबसे पहले कि वो सिंधु नदी पर आते थे। सिंधु नदी के आगे जो भाग आ गया अपना, उसको वो हिंदुस्तान बोलते थे। तो सिंधु, सिंधु से अपभ्रंश होकर वो हिंदू, वो पारसी वारसी पता नहीं कौन सी भाषा में हिंदू बोलते, उसी से अपने हिंदुओं के रहने वाले स्थान को हिंदुस्तान नाम मिला है। भारत नाम तो अपने को मिला था राजा भरत जो चक्रवर्ती सम्राट हुआ था उसके नाम से। और हिंदुस्तान जो जो भी उर्दू फुर्दू के जो है ना, उनके स्थान वगैरह ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान और नाम जो वो उनकी भाषाओं से आए हुए हैं, अपने संस्कृत के नाम नहीं है। तो वो बड़े थे वहां से। तो एक तो हो गई सिंधु, दूसरी ब्रह्मपुत्र। अब ब्रह्मपुत्र भी बहुत बड़ी नदी है, वो कैलाश पर्वत से निकल पूरे तिब्बत के पठार को क्रॉस करके फिर जो पाकिस्तान चाइना का असली भाग है वहां प्रवेश करती है। फिर वो वहां से ऊपर से वो कौन सा वो आसाम वगैरह ऊपर पहाड़ियों से वहां से प्रवेश करती है। प्रवेश करते 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 लास्ट में फिर वो भी एकदम बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो गंगा भी से मिल ही जाती है शायद, वो भी, हाँ, वो ही मिल ही जाती है अलग से।
क्या नाम, ब्रह्मपुत्र अलग से समुद्र में नहीं गिरती, अंतिम वो गंगा में ही मिल जाती है शायद, थोड़ा बहुत होगा तो देख लेना यार। वो भी बहुत बड़ी नदी है, बहुत बड़ी नदी है। तो तीसरी है सतलुज, जो अपने वहां से निकलेगी, फिर ये अपने जम्मू कश्मीर पंजाब से होकर गुजरती है, जो पंजाब नाम है ना उनकी 5 नदियों वाला। तो उसमें सिंधु शामिल नहीं है आपकी। रावी, व्यास, झेलम, चिनाब, हाँ रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब और सतलुज, इन 5 नदियों नदियों के बीच का जो उपजाऊ क्षेत्र था ना पंजाब, ये उसके कारण है। सिंधु नदी शामिल नहीं, सिंधु छठी नदी है। तो 3 तो ये नदी जाऊँ, फिर एक करनानी या करनाली इस प्रकार की नदी है ना, वो अपने हिंदुस्तान में प्रवेश नहीं करती, इसलिए अपन उसको छोड़ देते हैं अपने अभी अध्ययन से। तो ये देखो आप, 4 बड़ी नदियां निकलती हैं, और छोटे मोटे नदी नाले तो कितने निकलते हैं आप। अच्छा, अब अपने हाँ चलो पहले वैज्ञानिक इसका पक्ष करते हैं, फिर आध्यात्मिक की तरफ चलेंगे। अच्छा, वैज्ञानिक पक्ष में अभी तक है ना, माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में, हिमालय, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो। और फिर पर्वत चोटियों में दूसरे नंबर पर कंचनजंगा, केवन और केटू जो नाम है ना वो है। और माउंट एवरेस्ट तो बहुत छोटा है, क्या नाम है, सॉरी, माउंट एवरेस्ट की समुद्र तल से ऊंचाई है 8,848 मीटर। और माउंट, क्या नाम है, कैलाश पर्वत की ऊंचाई है 6,666 मीटर। तो लगभग अमूमन मोटा मोटा 2,000 मीटर का फर्क है, यानी 2 किलोमीटर। कैलाश पर्वत के शिखर से भी 2 किलोमीटर और ऊंचा माउंट एवरेस्ट का शिखर है ना। तो माउंट एवरेस्ट पर तो रोज चढ़ते हैं, रोज यार ऑक्सीजन का सिलेंडर लिया, चल मेरे भाई वहां पर पिकनिक मना के आते हैं, वो वापिस आ गए। आज तक, आज तक कोई भी व्यक्ति है ना कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया। कैलाश पर्वत की चोटी तो बहुत दूर है, उसके मतलब कोई 200-400 मीटर भी ऊपर नहीं चढ़ पाया। बहुत लोगों ने प्रयत्न किया था, खोपड़ा खराब हो गया था, कहीं तो चक्कर आके नीचे गिर गए, कई पागल हो गए रास्ते में, क्योंकि वो इतना स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड है उसका, है ना, वो खोपड़े को अंत में हिला देता है, वो इतना भयंकर मैग्नेटिक फील्ड है। और जो लोग वहां उसके नजदीक गए ना, वो कहते हैं कि अब वो 52 किलोमीटर का, तो 52, लगभग 52 से 55 या 60 किलोमीटर की तो उसकी जड़ है। फिर उसकी ढलान से ऐसे होकर जो पहला परिक्रमा बनी है ना, तो आप ये मान लो कि करीब वो 100 किलोमीटर का चक्कर पड़ेगा। तो कैलाश पर्वत के जड़ से तो बहुत दूर है, वहां पर वो परिक्रमा लगाते हैं, और उसमें भी बहुत कम लोग जाते हैं। तो जो वैज्ञानिक अन्वेषण के हिसाब से जो अंग्रेज और इस प्रकार के लोग गए थे कैलाश पर्वत के बिल्कुल नजदीक, वो कहते हैं कि जैसे जैसे अपन कैलाश पर्वत के नजदीक जाते हैं ना, वैसे तो क्या है कि मानसरोवर वहां पर आप उपस्थित है ना, तभी भी क्या है कि आपको एक अद्वितीय कोई ऐसी शक्ति आपको अनुभव होती है, जो आपको कैलाश की तरफ आकर्षित करती है, खींचती है। और जो जो आप उसके नजदीक जाएंगे ना, वो आकर्षण में बढ़ता जाता है। तो वो कहते हैं कि हमें महसूस होता है कि जैसे हमारे रोंगटे है ना, वो खड़े होकर कैलाश पर्वत की तरफ खींचे जा रहे हैं। और भी ज्यादा आप नजदीक जाएंगे तो लोग कहते हैं गर्मी महसूस होती है, ऐसे लगता है कोई भयंकर रेडिएशन है, और उससे हमारे शरीर में वो रेडिएशन गर्मी उत्पन्न करता है। तो एंजाइटी हो जाती है, लोगों को घबराहट शुरू हो जाती है, उल्टियां शुरू हो जाती है बिल्कुल नजदीक जाने पर। तो इसलिए तो लोग क्या कि बाहर वाली परिक्रमा को ज्यादा पसंद करते हैं। तो उसमें बुढ़े बुजुर्ग है वो सभी आराम से उसमें से वो जाके करके आते हैं। तो आज तक कोई चढ़ ही नहीं पाया, नजदीक ही नहीं पहुंच पाया, जबकि 2 किलोमीटर नीचे है। तीसरा, ये कैलाश पर्वत है ना, वो अपन तो क्या है कि मतलब जो विदेशी साहित्यकार है ना, वो तो कहते हैं कि ये किसी जमाने में ना, ये वो कहते हैं ये मानव आकृति है, ये मानव निर्मित आकृति, मानव निर्मित आकृति इसलिए तुलना करते हैं कि वो मिस्र के पिरामिड से तुलना करते हैं। वो कहते हैं मिस्र के इतने जो पिरामिड बनाए हैं, वो भी नीचे से क्या है, चतुष्कोणीय है, फिर ऊपर से वो मिलते 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 पिरामिड एक नोक उसकी बनी है। तो बोले कैलाश पर्वत की जो संरचना है ना, वो वैसी है, नीचे से वो चलेगा, पहले नीचे से गोल गोल जैसे पहाड़ में, उसमें जो कैलाश पर्वत का जो शिखर निकला है ना, वो आपको ऐसे ही लग जाएगा जैसे रेत के ढेर में से कोई मोटी कील आप जमीन में से निकालेंगे ना, तो वो जहां पर रेत और लोहा टच होता है, वो अपने आप एक बाउंड्री बन जाती है। तो नीचे तो वो ऐसे ढलान बिल्कुल जैसे कोई पहाड़ खुरच के नीचे बनता है, उसके अंदर से वो जो सॉलिड भाग निकला है ना, भाग, तो वो बोले कि एक ऐसे लगता है कि जैसे किसी बहुत बड़े पहाड़ को तराश करके, बनता तो है नहीं,
छेनी हथौड़ी जैसी चीजों से तराश करके इतनी सुंदर आकृति बनाई। बोले कुदरती तो इस प्रकार की आकृति बन ही नहीं सकती, है ना। अब उनको पता ही नहीं है, उन्होंने अध्ययन ही नहीं किया यार, है ना। ये तो कोई मेरे जैसा ही क्या नाम, क्या बोलते हैं उसको अपना, अध्यात्म वाला वो नाम भूल जाता हूँ मेरे तो, ज्ञान योग, हाँ ज्ञान, ज्ञान योग का जो उपासक है ना, वो इस प्रकार की वो संरचना। अब उनको ये पता नहीं है उन वैज्ञानिकों को, है जो क्रिस्टल बनते हैं प्राकृतिक बनते हैं, नेचुरल। जैसे आपने घरों में सबसे अच्छा उदाहरण मिश्री है ना, वो आपके चीनी का मतलब शुगर का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है। तो जितनी प्योर उसको करते जाओगे ना, उतनी क्रिस्टलों की आकृति बड़ी होती जाएगी। सबसे घटिया चीनी है ना, उसके बहुत छोटे रवे होंगे। फिर थोड़ी सी और रेक्टिफाइड बड़े, और बड़े, और बड़े, जो कुछ प्रसाद के रूप में देते हैं वो चने जितने बड़े बड़े क्रिस्टल आपको, वो कोई मशीनों से काटते थोड़ी जाते हैं। वो तरल अवस्था में जो शुगर है, जैसे उसको ठंडा करते हैं अपने आप ही कट 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 क्रैक हो जाते हैं वो। तो क्रिस्टलोग्राफी तो एक पूरी साइंस की विज्ञान है, मैंने तो पढ़ी हुई है सारी। और ये जितनी भी चमत्कारिक चीजें होती है ना, रत्न जिनको बोलते हैं, गिना दूं क्या? लो एक बार ये भी लपेटो बीच में, देखी जाएगी। अब वो एपिसोड ये कैलाश मानसरोवर पूरा होगा तो क्या नाम हो जाएगा, वरना फिर एक और कर देंगे, और क्या करें यार। अब इतनी यार महत्वपूर्ण आश्चर्यजनक चीजें ना मेरे से छोड़ी नहीं जा रही। फिर पता नहीं दोबारा मौका एपिसोड में कभी नंबर आए, जब अपन बिल्कुल ही आध्यात्म में घुस जाएंगे तो ये चीजें तो पीछे रह जाएंगी। लेकिन इसका फायदा बहुत है आपको। आपको प्रकृति क्या है, ये ईश्वर जो खुद है ना, मतलब अहम ब्रह्मास्मि का मतलब ही सारा ब्रह्मांड ईश्वर है। पहले यार अपनी इस भूमि को तो, जिसमें मृत्यु लोग अपन पैदा हो गए, जिसमें अपन जा सकते हैं, इसको तो समझें। आगे अंतरिक्ष में तो बाद में जाएंगे यार, वो तो अभी तो बहुत लंबी यात्रा पड़ी है। तो जितने भी क्रिस्टलाइज फॉर्म है ना, अच्छा, ये आपने, चलो सबसे पहले सबसे कठोर की बात लेते हैं, आने दो नंबर, हीरा। हीरा क्या है ये? हीरा आपको मतलब दोनों रूप, हीरा है वो आप दोनों रूप से प्राप्त करें। तो नेचुरली जो खान से निकलता है, तो ये कार्बन का, प्योर कार्बन आप लो, प्योर कार्बन के भी तीन फॉर्म बन जाएंगे आपके। एक ग्रेफाइट बन जाएगा, है ना, और एक हीरा बनेगा। तीसरा, तीसरा एक और है यार, वो क्या नाम, अब नाम याद नहीं आ रहा, वो भी काम आता है वो। पेंसिल तो, जैसे पेंसिल का सिक्का होता है ना, वो ग्रेफाइट है। तो उसी कार्बन के एटम से बना हुआ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होती है उसकी क्रिस्टल की, षटकोणीय, वो आपस में जुड़ के बनाते करते हो तो स्लिपटी होता है एकदम चिकना ग्रेफाइट। ये तो लुब्रिकेंट की तरह यूज होता है, आपको पता होना चाहिए। ग्रेफाइट तेल की तरह चिकना। तो जैसे पेंसिल है ना, कितनी चिकनी कागज पे चलाते हो आप ऐसे, तो जो कागज पर जो लकीर खींची जाती है ना, वो ग्रेफाइट के क्रिस्टल, कार्बन के क्रिस्टल है वो, उसकी एक परत है वो। देख लो आप, इतनी पतली वो परत होती है उसकी क्रिस्टल की परत। तो उसकी हेक्सागोनल वो फिसलता है, तो वो तो लुब्रिकेंट यार, वो तेल की जगह काम आता है, इतना सॉफ्ट हो गया वो, नरम। और दूसरा वही कार्बन के जो क्या नाम, जो एटम्स है आपस में मिलते हैं, और जो वो जुड़ते हैं आपस में टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के अंदर। तो ये जो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़े उनके लिए बेसिक चीजें हैं ये। टेट्राहेड्रन भी क्या, एक पिरामिड है, उसका जो चार फलक हो जाएंगे, एक पेंदा हो जाएगा, तीन साइड वाले तीनों ही क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है वो। यानी तिकोना ही, नीचे से साइड वाले सब चीजें तिकोना है। इधर से भी आप देख लो, उसमें चार वो कोने बन गए, तीन आधार वाले, वो सब एक समान है। इधर से रख दो आप उसको, एक जैसा दिखाई देगा, है ना। सिमेट्री के हिसाब से बेहतरीन एग्जांपल है हीरे का। और वो टेट्राहेड्रन जो उसकी जो स्ट्रक्चर बनती है ना, उससे जो बड़ा क्रिस्टल बना है नेचुरली, है ना। अब उसको तोड़ना है ना, उसकी परतें खिसका दे, कोई मजाल है क्या? वो उसकी स्ट्रक्चर से कोई टूट, हाँ कचूमर निकल जाएगा। लेकिन आप उसको जैसे एक परत से दूसरी परत पर ग्रेफाइट को घिसते हैं ना, इस प्रकार घिसा नहीं जा सकता वो। जब बहुत जब बल लगाएंगे ना, टूट जाएगा वो। वरना आप घिसते जाओ, दीवार पे घिसना शुरू करो, लोहे पर घिसना, पत्थर पर, काय पर घिस दो, घिस दो, घिस दो, घिस दो। वो कह कहावत चलती है ना, डायमंड कट्स डायमंड। दूसरे हीरे को अगर आपको काटना है ना, तो हीरे का ही उपयोग करना पड़ेगा, बाकी और कोई चीज मटेरियल नहीं है। आरी वारी एक चाहे टंगस्टन की बना लो, वही घिस जाएंगे हीरे पर, खरोंच खरोंच भी नहीं आती। इतना हार्डेस्ट मटेरियल है वो, है ना। और आइडियली क्या है कि आइडियली तो बिल्कुल कांच की तरह ट्रांसपेरेंट होएगा ये, बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म। फिर क्या है कि इसमें हल्की सी जैसे थोड़ी क्रोमियम की या इस प्रकार की कोई मिलावट आ गई, तो हीरा क्या कि हल्के हल्के, बहुत ही हल्के हल्के रंग में, गुलाबी रंग का भी होता है, और क्या नाम, और भी हल्के नीले रंग का भी हो सकता है, इस प्रकार का वो। तो हीरा, है ना, वो आपका एक क्रिस्टल है।
और क्या यार, वो बात दिखा से कहाँ थे, वो कहाँ निकल गई। हीरा एक क्रिस्टल है। और इस, हाँ, जैसे अपना देखो कोहिनूर हीरा है, वर्ल्ड फेमस है ना। तो वो ज्यादा बड़ा नहीं है, अंडे की जितनी साइज है उसकी। जो उसको फाइनली, क्योंकि हीरा, इसको पत्थर बोलते हैं, पत्थर की श्रेणी में है ये। जितने भी रत्न है वो सारे पत्थर की श्रेणी में है, क्योंकि प्राकृतिक रूप में खदानों में मिलते हैं ये। और खदान से जो मिलने वाली चीज है ना, उसको हम पत्थर बोलते हैं। और ये क्योंकि प्योरेस्ट फॉर्म होती है अपनी, ये जो भी कंपाउंड है उसका। जैसे एक तो हीरा ले लो पहले। तो हीरा आपको वहां से वो जमीन से जो मिला है ना, इसलिए पत्थर है। तो जमीन से निकला तो उस पर चारों तरफ और कोई गंदगी वंदगी और क्या है कि उस पर चिपकी हुई होती है वो। अच्छा, फिर उसको, अंदर तो प्योर क्रिस्टल है, फिर उसके बाहर इंप्योरिटीज वगैरह जो पृथ्वी में बनने की टाइम था उस प्रकार की चिपक गई। तो वो हीरे को घिसते हैं वो चारों तरफ अच्छा, वो घिसने वाली भी क्या है कि जो जिस प्लेट पर वो घिसते हैं ना, उस पर भी डायमंड पाउडर ही लगा होता है। ऐसे नहीं है कि वो घरों में जो मार्बल घिसते हैं ग्राइंडर लगा होता है, वैसा नहीं, डायमंड पाउडर उस पर वो घिसते हैं, उनकी अपनी टेक्निक हो। घिसते घिसते वो सारी गंदगी वहां से हटाएंगे वो, है ना। फिर उसको गंदगी हटाते हटाते वो अंदर ओरिजिनल क्रिस्टल क्रिस्टल तक जाएंगे वो। फिर वो अंदर से ओरिजिनल क्रिस्टल वो जो निकलता है उसको डायमंड कट बोलते हैं। फिर उसके जो फलक है वो इस प्रकार के होंगे, वो आपको हीरे की सभी शेप, जो सबसे चमकीला आपको हीरा मिलेगा ना, वो डायमंड कट में मिलेगा आपको, तो चमकता है एकदम जबरदस्त, चमकीले जो, किधर से भी लाइट से जो वापस जो लाइट के रिफ्लेक्शन निकलेगा, रंगीन स्पेक्ट्रम पूरा उस प्रकार से। और बाकी जैसे किसी को अंगूठी में पहनना है या और है ना, तब उसको उस डायमंड कट से अलग शेप में उसको अगर अपन तराशेंगे ना, फिर वैसी चमक नहीं दिखाई देगी, फिर अंगूठी वाला हीरा एक अलग। अगर वो इस प्रकार का जो डायमंड स्ट्रक्चर में है ना, तो वो तो अंगूठी में जड़वा लो, माला बनवा लो, कुछ भी मुकुट में जुड़वा लो, वो सबसे ज्यादा चमक, इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए उसकी जो फलक है वो इस प्रकार से बनाई जाती है। चलो जल्द जल्द करते हैं। दूसरा है पुखराज, टोपाज जिसको बोलते हैं। तो वो भी कैल्शियम वेल्शियम वगैरह इसका वो साल्ट है, उसकी प्योरेस्ट फॉर्म, वो भी जमीन से निकलता है वो पत्थर, वो भी काफी कठोर होता है, हीरे की तरह नहीं है। और वो भी लगभग हीरे के समान चमकता है, उसको अंगूठियों में पड़े एक नीलम है, वो नीले रंग का। पुखराज हल्का सा स्वर्ण रंग का होगा। तो डायमंड हो गया, नीलम हो गया, पुखराज हो गया। हाँ, एक माणिक के रूबी, जिसे लेजर किरणें, रूबी लेजर बनती उसी से है। गुलाबी रंग की जो लेजर होती है, जो हथियारों हथियारों में प्रयोग होती है खतरनाक, वो रूबी से बनती है। ये भी क्रिस्टल है, इसका रंग गुलाबी होता है। और शुद्ध प्योरेस्ट, क्या नाम, जो माणिक्य होगा ना, माणिक्य जिसको बोलते हैं, अंग्रेजी में रूबी बोलते हैं, उसका रंग होता है कबूतर के खून जैसा, एक विलक्षण रंग है। आप रूबी क्रिस्टल को देखें ना, ओरिजिनल, डुप्लीकेट भी है इनके, सबके डुप्लीकेट है। अब बड़ा सुंदर रंग है। अच्छा, एक दो तीन चार हो गए, पांचवा है पन्ना। ये सारे पत्थर हैं ये। अच्छा, पन्ना ग्रीन रंग का होता है। इसमें ग्रीन रंग में कौन सा है वो यार, साल्ट किसका, एल्यूमिनियम का कोई साल्ट आता है, तो उसका ग्रीन ग्रीन रंग होता है यार। ग्रीन रंग में सुंदर रंग, सबसे सुंदर रंग, हरे रंग में सबसे सुंदर रंग की कल्पना कर लो आप, वो पन्ने की होती है। अच्छा, फिर उसमें तरह तरह की डिजाइन होती है अंदर, बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म है वो, तो कांच की तरह पारदर्शी होगा हरे रंग का, वो तो बेहतरीन, हीरे को भी मात कर, प्योरेस्ट फॉर्म में सारे के सारे रत्न है ना, वो हीरो को मात करते हैं वो। पुखराज एकदम प्योरेस्ट होएगा ना, पारदर्शी स्वर्ण रंग का, हीरे से भी बेसकीमती। रूबी अगर प्योर एक वो गुलाबी रंग का आपको मिल गया, काप हीरे से भी बेहतरीन, मतलब बेसकीमती। और नीलम, उससे भी बेसकीमती, प्योरेस्ट। फिर इम्प्योरिटी में थोड़ा सा उनका पारदर्शिता कम हो जाती है। तो सस्ते भी मिलते हैं बाजार में आपको, एक अच्छी क्वालिटी का, रत्तियों के हिसाब से इनका वेट करते हैं, बट कैरेट के हिसाब से छोटा और रत्ती कर दी, और इस प्रकार से। चलो एक बार गणित है, छोड़ो इसको यार, एक बार अपन मोटी मोटी गिन लेते हैं इनको। तो मतलब एक सामान्य अंगूठी में जड़ने वाला पन्ना क्या नाम, आपको बाजार में मिल जाता है करीब 1500 2-2500 के रूप में। और पुखराज वो थोड़ा महंगा मिलेगा आपको, वो आपको 20-25 हजार रुपए के लगभग मिल जाएगा। तो रूबी भी अब मान लो आप 20-25 हजार लेकर, ये 1000-1500 तो अच्छी क्वालिटी कम कोई नहीं है। अच्छा, और फिर एक आ गया लहसुनिया, जिसको अपन बोलते हैं कैट्स आई, है ना। उसमें वो क्या ना, बिल्ली के ओंग जैसा उसका होता है, वो भी पत्थर है, क्रिस्टल है वो। मतलब नदियों वगैरह में पहाड़ों से आ होकर घिस घिसा कर वो इस प्रकार का बन जाता है, पतासा सा होता है वो। और एक फिर बच गया मूंगा। मूंगा कोई पत्थर नहीं है ये, वो भी पत्थर ही है, जो मूंगे की जीव जीव का अवशेष है ये, है ना। तो चट्टान बन जाती है इसकी वहां से वो बिल्कुल एकदम आदमी का खून जैसा लाल रंग होगा, मुट्ठी मूंगे की पहने घूमती आपने देखो।
एक लास्ट में बच गया मोती। मोती एक वो है जीव का अंश। तो मूल रूप से तो ये सिप्पी के अंदर निकलता है जो मोती होता है प्योर। बाकी हाथी की खोपड़ी से भी, जिसको गज मोती बोलते हैं, वो भी मिलता है। वो इतने बड़े बड़े आकार के राजा महाराजाओं के पास पहले हुआ करते थे। आजकल तो हाथी वापड़ा किसी किसी हाथी की खोपड़ी में मिलता है, हड्डी, वो हड्डी है वो। और ये भी हड्डी है आपकी, कौन सी, जो सीप वाली मिलती है। तो गिन लो यार कितने हैं, कोई बच्चा मेरे हिसाब से बच्चा नहीं है। फिर चलो एक बार छोड़ो इसको, फिर अपना सारा टॉपिक गिर गया। चलो मोटा मोटा गिन लेते हैं। नवरत्न बोलते हैं ना, हीरा, पुखराज, नीलम, पन्ना, क्या नाम है, और हीरा, अ, हीरा, पुखराज, क्या नाम, नीलम, अच्छा माणिक्य, और पन्ना, और एक और लहसुनिया 6, और एक ये मोती 7, मूंगा 8, और एक और क्या रह गया यार वो? अब एक को छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे तो नहीं यार। चलो अब याद आ जाएगा, मैं आपको बता दूंगा। नवरत्न है ये। अच्छा, इनमें भी क्या है कि वो भी पत्थर है, उनको उपरत्न बोलते हैं। बस वो रंगों में इतने सुंदर नहीं, वो बाजार में सस्ते मिल जाते। तो कई ठग जो मिलते हैं ना, आपको सुनार भी मिल जाएंगे। कल जो पन्ना पन्ना पन्ना, तो पहचान हो जाएगी उसका आपको, है ना। पन्ने का देखने से रंग ही, अगर आपने पन्ना एक बार देख लिया तो आप जो पन्ने के समान जो हरिक बोलते हैं उसको, हरिक देखेंगे तो तुरंत पहचान जाएंगे डुप्लीकेट है वो भी। मतलब क्वालिटी के साथ वो भी प्योर ही है वो, नकली नहीं है वो। ऐसे फैक्ट्री में नहीं बनती है, आपको बताता हूँ। ये सारे नेचुरली मिलते हैं। और तो ये था। हाँ तो वो, हाँ वो जो माउंट एवरेस्ट की संरचना है ना, वो एक क्रिस्टल, लैक क्रिस्टल, जमीन से क्रिस्टल निकला इतना बड़ा है। तो वो जिस भी चट्टान का बना हुआ है ना वो, तो बाकी के जो जाने वाले लोग बताते हैं कि कैलाश पर्वत की जो चट्टान है ना, उसका रंग यानी इतना डार्क कलर, काले रंग का है वो, कि बाकी के वो जो पहाड़ियां, पता है, देखने से पता लगता है अलग प्रकार की वो। हालांकि वो हल्की स्लेटी सी, बुरी बुरी सी इस प्रकार की। और माउंट एवरेस्ट तो जैसे ब्लैक स्टोन निकला हो, ठोस। तो अच्छा, फिर ऊपर से पहले से ऐसे खंभा सजा, फिर ऊपर पिरामिड की तरह शिखर आके मिलता है। तो वो वैज्ञानिक कहते हैं यार, वो प्राकृतिक संरचना ऐसी नहीं हो सकती। और उनको पता नहीं है, गधो बनती है ना यार, जमीन से क्रिस्टल बने हैं ना, डायमंड वगैरह ये सारे क्रिस्टलित हुए यार। फिर और बड़े क्रिस्टल आपको गुफाओं के अंदर जाएंगे ना, तो जो पानी झर 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 के जो कैल्शियम से फॉर्मेशन बनते हैं, बड़े बड़े क्रिस्टल बनते हैं। क्या नाम, आपके फुटबॉल जितने जितने क्रिस्टल मिल जाएंगे। फिर प्रकृति है, अब जमीन के अंदर से उत्पन्न हुआ है हिमालय पहाड़ के साथ में। तो प्रकृति के अंदर से पता नहीं किस पदार्थ का इतना मोटा क्रिस्टल क्यों नहीं हो सकता जो वो हो रहे हैं। जांच कर लो ढंग से जांच को पता लग जाए, वो नेचुरल क्रिस्टल है वो, सामान्य पहाड़ नहीं है कैलाश पर्वत। समझ गए ना आप? तो इतना मतलब अद्वितीय ये मतलब, अभी तो मैं उनकी आपके उसके भौतिक गुणों को बता रहा हूँ, जो बाहर से जो ऑब्जर्वेशन में आए हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा आध्यात्म की, चलो इसका आध्यात्मिक पक्ष है ना, वो अपन कर लेंगे। फिर वो बीच में श्रृंखला टूट जाएगी ना, तो मेरी भी तल्लीनता क्या है कि वो फिर टूट जाती है। अच्छा ठीक है, फिर ओके, धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।